हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके एबीएफएम का जो यूनिट 3 है ऑर्गेनाइजिंग, उसका पार्ट 5 करने वाले हैं। इसके पहले हमने यूनिट 1 जो कि है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यूनिट 2 जो कि है प्लानिंग, वो कंप्लीट किया है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और ये जो यूनिट 3 है ऑर्गेनाइजिंग, इसके पहले 4 पार्ट्स हमने रिलीज़ किए हैं। उसमें आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, फिर उसके अलग अलग प्रिंसिपल्स जो कि मेन प्रिंसिपल्स है और बाकी के डिटेल प्रिंसिपल्स देखने मिले थे। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशंस, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑर्गेनाइजेशनल, और फिर ये सब के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये एक्चुअली कंसेप्ट क्या होता है, ये सब हमने देखा था। फिर हमने क्या देखा था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या फीचर्स है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सब हमने देखा था। तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आई वुड सजेस्ट आप पहले वो 4 पार्ट्स कंप्लीट कीजिएगा यही यूनिट के, ताकि आपके बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेंगे और फिर आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। और कोई भी आपको अगर डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम जल्दी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सिलेबस आपका एग्ज़ाम के पहले कवर हो, ठीक है। तो और जल्द ही हम जो BRBL आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके भी लेक्चर्स लाने वाले हैं आपके लिए, तो बने रहिएगा अपने चैनल पे। सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स एंड मैनुअल्स से, ठीक है। ये एक्चुअली होता क्या है, देखिए, हमने अभी तक पढ़ा है चार्ट्स क्या होता है, अपने दिमाग में पता है कि चार्ट्स मतलब कोई भी चीज़ को अगर हम डायग्रामेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, डायग्रामेटिकली उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक उसका फ्लो, तो उसे कहते हैं चार्ट। तो यहाँ पे उसी सिमिलर टाइप का उनको कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है। देखिए, organization chart is a vital instrument for conveying information about working relationships inside a company. It is a diagrammatic form that illustrates the primary functions and how those functions are related to one another, as well as formal channels of power and degree of authority held by each manager in charge of a related function. तो basically ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता क्या है स्टूडेंट्स, इसमें आपको जो कंपनी का वर्किंग रिलेशनशिप है, मतलब क्या कि कंपनी के क्या क्या बेसिक प्राइमरी फंक्शंस है, फिर वो फंक्शंस एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, चैनल्स ऑफ पावर क्या है, कौन सी डेजिग्नेशन के अथॉरिटी से, मतलब कौन से लेवल के जो एम्प्लॉय है उससे कौन से लेवल के एम्प्लॉय तक क्या क्या चैनल ऑफ पावर है, ठीक है, डिग्री ऑफ अथॉरिटी क्या है, कौन से मैनेजर को या कौन से सबऑर्डिनेट को कितनी पावर दी है, ये सब एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स। According to definition provided by George R. Terry, an organization chart is a graphical form that illustrates an essential component of an organization. These components include key functions and relationships that are associated with them, channels of supervision, and the degree to which each employee is in charge. देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब हमें कोई फैक्चुअल डेटा, कोई अगर साइंटिस्ट है या कोई थियोरिटिस्ट है जिसने अगर कुछ डेफिनेशन दिया है, तो वो हमारी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे वो हमें फैक्चुअल डेटा मिल रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट मार्क करना है आपको स्टूडेंट्स कि जॉर्ज आर टेरी ने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का एक डेफिनेशन दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि एक तरीके का ग्राफिकल फॉर्म है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। अभी वो कंपोनेंट्स होते क्या है, उसमें आते हैं की फंक्शंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड देन रिलेशनशिप्स, मतलब वो फंक्शंस एक दूसरे से किस वे में रिलेटेड है, चैनल ऑफ सुपरविजन, उससे वो फंक्शंस अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं, उसको सुपरवाइज कैसे किया जा रहा है, एंड डिग्री टू विच एम्प्लॉय इज इन चार्ज, मतलब कौन से एम्प्लॉय को कितनी अथॉरिटी है, ये सभी चीज़ें। ओके, इन लार्जर फर्म्स ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स आर फ्रीक्वेंटली अकम्पनीड विद ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल्स टू प्रोवाइड फर्दर कॉन्टेक्स्ट। तो जो लार्ज फर्म्स है उनमें कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स के साथ ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल्स भी यूज़ होते हैं। देखते हैं वो क्या है। ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल्स आर लिमिटेड टू बीइंग इन द फॉर्म ऑफ ब्रीफ नोट्स एंड कैन ओनली इंक्लूड डिपार्टमेंटल चार्ट्स टू इलस्ट्रेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड देयर रिलेशनशिप टू द ऑपरेशंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। मतलब
बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल्स में होता क्या है कि ब्रीफ नोट्स होते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्टिविटी, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होने वाले हैं, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होने वाले हैं और उनके दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ क्या क्या रिलेशनशिप्स है, ठीक है, वो ऑपरेशंस के। मैनुअल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस में ऑन अदर हैंड also include sections and that define responsibility and authority of specific roles as well as procedures that must be followed when carried out the various functions। मतलब जो मैनुअल्स होते हैं उसमें होता क्या है कि कौन से पर्सन को, कौन से एम्प्लॉय को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्या अथॉरिटी दी है, ठीक है, कैसे वो प्रोसीजर्स को फॉलो करके अपना काम कंप्लीट करे, तो वो किस में होता है, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल्स में। देखिए, ऑब्वियसली the only context in which these make sense, in which the high degree of control is not just desirable but also feasible, ठीक है। This is usually the case with the several departments of the government। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स हो या मैनुअल्स हो उसमें हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल मैटर करता है, ठीक है, ना कि ये सिर्फ डिज़ायरेबल है बल्कि ये फिजिबल भी है और ये बेसिकली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में होता है। देखते हैं डिटेल में ये क्या बोलना चाह रहे हैं। In a nutshell, the organization manual is a pamphlet that outlines all specifics of organization, including its goals and policies, authority, functions, tasks and responsibility of each unit as well as all the information related to it। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में बेसिकली क्या होता है ये आपको यहाँ पे डिटेल में दिया है। ये एक तरीके का पैम्पलेट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक्स रहते हैं, उसके आउटलाइंस ऑफ ऑल स्पेसिफिक, मतलब एक आपको आइडिया दी जाएगी कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है, उसके गोल्स क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, किसे क्या अथॉरिटी है, फंक्शंस क्या है, क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किस पे कौन से एम्प्लॉय पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से यूनिट पे, कौन से डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, और इन सभी के इन्फॉर्मेशन इनसे रिलेटेड ये सभी चीज़ें आती हैं ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा कि ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कॉपीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल्स शुड बी मेड अवेलेबल फॉर रिव्यू इनसाइड ईच डिपार्टमेंट एंड डिवीजन इन एडिशन टू बीइंग केप्ट विद टॉप मैनेजर्स हु ओवरसी द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल जो है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स है, क्या पॉलिसीज़ है, क्या अथॉरिटी है, ये सभी चीज़ें उसमें इंक्लूडिंग है, क्या फंक्शंस है, तो इसकी कॉपीज़ हर एक एम्प्लॉय के पास होनी चाहिए, एटलीस्ट उनको अवेलेबल या एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ टॉप मैनेजर्स ही इसे एक्सेस कर पाए। अगर हर एक एम्प्लॉई ये ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल जिसे इच्छा हो, ठीक है, जिसे विश हो कि मैं ये पढूं, मुझे पता चले कि जो ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ उसके क्या फंक्शंस है, उसके क्या गोल्स है, क्या उनकी पॉलिसीज़ है, किसे क्या अथॉरिटी दी है, क्या फंक्शंस है, तो वो जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से काम करेगा। तो यही उन्होंने यहाँ कहा है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है मास्टर चार्ट और दूसरा है सप्लीमेंट्री चार्ट। देखिए, दिस जो मास्टर चार्ट है, दिस चार्ट डिस्प्लेज द एंटायरिटी ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो जो मास्टर चार्ट है वो सिर्फ आपको टोटली होल स्ट्रक्चर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का दिखाएगा, लेकिन जो सप्लीमेंट्री चार्ट है उसके अंदर क्या आएगा, देखिए, द सप्लीमेंट्री चार्ट प्रोवाइड एन इन डेप्थ लुक एट द लिंकेजेस, authorities and responsibilities that exist inside a particular department or significant component of an organization specific area of responsibility। मतलब जो आपको मास्टर चार्ट क्या करेगा, टोटल ऑर्गेनाइजेशन का होल स्ट्रक्चर दिखाएगा, एक तरीके का आउटलाइन समझ लीजिए। और सप्लीमेंट्री चार्ट क्या दिखाएगा, वो चार्ट के अंदर, तो मतलब वो आउटलाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी, क्या लिंकेजेस है, मतलब कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, कौन से डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, अथॉरिटीज़ किसे क्या अथॉरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से एम्प्लॉय पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये सभी डिटेल वाले चीज़ें आएंगे सप्लीमेंट्री चार्ट में, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स प्रोवाइडेड। देखिए, पहले तो मेन 2 पार्ट्स कौन से थे, मास्टर चार्ट और सप्लीमेंट्री चार्ट, लेकिन और 3 अलग अलग टाइप्स में यही ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स डिवाइड करते हैं। क्या है, देखिए, फर्स्ट है वर्टिकल चार्ट या टॉप डाउन चार्ट, दूसरा है हॉरिजॉन्टल चार्ट या लेफ्ट और टू राइट चार्ट, एंड थर्ड है सर्कुलर चार्ट। देखिए,
हमने इसके पहले जो यूनिट्स थे उसमें पढ़ा था, तो आपको ये नाम जो मेन मैंने अभी पढ़ा है उसको पढ़ के ही थोड़ा आइडिया आया रहेगा कि इसके अंदर क्या है। वर्टिकल चार्ट या टॉप डाउन चार्ट में ऑब्वियसली हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये ऊपर से लेके नीचे तक जो हायर डेजिग्नेशन से लोअर डेजिग्नेशन तक जो कंपनी में काम कर रहे हैं लोग, उनके रिगार्डिंग कुछ होगा। हॉरिजॉन्टल चार्ट या लेफ्ट टू राइट चार्ट क्या होगा, जो एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉय के डेजिग्नेशन, उन जिनकी पावर, ठीक है, जिनकी पोजीशन सेम है, उनके रिगार्डिंग होगा। और सर्कुलर चार्ट मतलब उनसे कुछ इंटरकनेक्टेड होगा, ठीक है। देखते हैं क्या है, देखिए। वर्टिकल चार्ट ऑल्सो नोन एज टॉप डाउन चार्ट depicts at the level of organization as a hierarchical pyramid with a line of command that descends from highest level to lowest level. In this chart, the position that holds the highest ranking is displayed at the top level, while the position that holds the lowest ranking is displayed at the lower level. जैसे कि मैंने बोला था कि देखिए वर्टिकल या टॉप डाउन चार्ट में क्या रहेगा, लाइन ऑफ कमांड मतलब हाईएस्ट लेवल टू लोएस्ट लेवल, मतलब जो हाईएस्ट लेवल का डिजिग्नेशन की अथॉरिटी है अपनी कंपनी में, उनसे लोएस्ट लेवल के अथॉरिटी तक जो भी फंक्शंस है, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है, ठीक है, किसे क्या काम करना है, सब फंक्शंस वो आएंगे वर्टिकल चार्ट में, ठीक है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल चार्ट या लेफ्ट टू राइट चार्ट। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर शोन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दिस डायग्राम। द चेन ऑफ कमांड इज ब्रोकन इनटू हॉरिजॉन्टल सेक्शंस। रीडिंग प्रोग्रेसेस फ्रॉम मोस्ट डिफिकल्ट टू लीस्ट डिफिकल्ट एज वन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए बेसिकली हॉरिजॉन्टल चार्ट में क्या रहेगा, ये चार्ट आपको लेफ़्ट टू राइट ड्रॉ करना है, ओके, और वो हॉरिजॉन्टल सेक्शंस को ब्रेक करेगा। मतलब आप जैसे रीडिंग करते हो ना, जब आप रीड कर रहे हो, अभी मैं अगर सपोज ये बुक रीड कर रही हूँ तो मैं कैसे कर रही हूँ, मैं लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन तक जा रही हूँ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल चार्ट है ये भी ऐसे ही डायरेक्शन में इसे हम ड्रॉ करेंगे। और इसमें क्या होता है, रीडिंग प्रोग्रेसेस फ्रॉम मोस्ट डिफ़िकल्ट टू लीस्ट डिफ़िकल्ट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। मतलब ये चार्ट जब हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे डिफ़िकल्ट जो फंक्शंस है, जो चीज़ें हैं, वो लेफ़्ट मोस्ट में रहेंगी, और जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे तो वो चीज़ें आसान होती जाएंगी, ठीक है। इसके और भी बेनिफिट्स हैं, वो देखते हैं क्या है। द हॉरिजॉन्टल चार्ट हैज़ मेनी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। इट इज़ रिटन इन द स्टैंडर्ड रीडिंग order which moves from left to right, has a clear mental picture of the different organizational levels, and simplifies the process of understanding how formal authority and responsibility are distributed throughout an organization, provides an indication of relative length of a formal authority chain. मतलब देखिए सबसे पहले तो ये एक स्टैंडर्ड रीडिंग ऑर्डर में हम इसे ड्रॉ करते हैं, मतलब लेफ़्ट से लेके राइट तक, तो ये आसान हो जाता है पढ़ना। दूसरी बात है कि इसकी वजह से एक मेंटली क्लियर पिक्चर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल का कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। देन ये सिंप्लीफाई करता है हाउ फॉर्मल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कौन से एम्प्लॉय के पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसे क्या अथॉरिटी दी है कि वो ऑर्डर पास करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को। फिर क्या है, इट प्रोवाइड्स इंडिकेशन ऑफ रिलेटिव लेंथ ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी चेन, मतलब किसके पास कितना अथॉरिटी है वो भी मतलब ये चार्ट से पता चल जाएगा, ओके। सो ये है कुछ बेनिफिट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल चार्ट। तीसरा है सर्कुलर चार्ट। A circular form can be used to display a variety of jobs or functions that are held inside an organization. A concentric or circular chart illustrates the vertex by placing it at the center of series of concentric circles. The locations are regarded as having approximately same level of significance can be found on concentric circle at the same distance of the center. देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या चल रहा है कि सर्कुलर चार्ट में, जैसे कि देखिए जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, सर्कल आप ऐसे ही हवा में ड्रॉ करते हो क्या, नहीं। आपने 10th तक जो ज्योमेट्री पढ़ा है उसमें जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, तो अपना जो सेंटर है वो सेंटर में पॉइंट रख के फिर सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली जो वर्टेक्स है उसे सेंटर में रखा जाता है सर्कुलर चार्ट में, जो कि रहता है मेन एक्चुअल फंक्शन। और फिर जैसे जैसे लोकेशंस आर रिगार्डेड एज हैविंग अप्रॉक्सीमेट सेम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब जो हमारी कंपनी में सेम लेवल के इंपॉर्टेंस के जो काम है उनको अलग अलग लोकेशंस, मतलब अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ड्रॉ किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू दैट सेम सेंटर, ठीक है। द चैनल्स ऑफ पावर, द चैनल्स ऑफ फॉर्मल पावर आर रिप्रेजेंटेड वर्चुअली बाय लाइन्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक ब्लॉक्स ऑफ फंक्शंस ऑफ पोजिशंस, मतलब जो जिसके पास अलग अलग जितने भी फॉर्मल पावर है, ठीक है, तो उसे कनेक्ट किया जाता है अलग अलग
ब्लॉक्स से, ठीक है, अलग अलग ब्लॉक्स के फंक्शन से या पोजीशन से इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो इट्स अ प्राइमरी डेफिशिएंसी इज दैट इट फ्रीक्वेंटली कॉजेज कन्फ्यूजन। ऑब्वियसली देखिए, अगर मैं अलग अलग सेंटर ड्रॉ करके उसके आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ, और वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जिनके ओवरलैपिंग या सिमिलर सेम लेवल ऑफ पावर के फंक्शंस है, उनको अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मैं ड्रॉ कर रही हूँ और फिर उनको अलग अलग ब्लॉक से ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है, लाइन से ज्वाइन कर रही हूँ। तो होगा क्या, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, कि मुझे हर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखना पड़ेगा कि कौन सा सर्कल किसके कौन से फंक्शंस शो कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ये थे स्टूडेंट्स तीन क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स। अभी आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल क्या होता है। यहाँ पे तो हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है, ठीक है। अभी देखते हैं मैनुअल क्या होता है। देखिए, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट organization chart will not offer all the facts that are often wanted and required to comprehend a company. However, an organizational manual adds the information that is provided in an organization chart by providing more data and serving as a supplement. मतलब देखिए, चार्ट मतलब क्या है कि हम एक्चुअली एक तरीके का डायग्रामेटिकल फॉर्म में दिखा रहे हैं कि कंपनी के क्या फंक्शंस है, किसके पास क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ज़रूरी नहीं ना हमेशा वो चार्ट आपको 100% इन्फॉर्मेशन शो करे जो आपको ज़रूरी है समझना। तो वो केस में फिर पिक्चर में आता है ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, ठीक है। और व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल अभी समझिए। अ कॉम्पैक्ट बुक दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, the authority and the responsibility of various positions as well as processes and procedures that are to be followed is called as organization manual. तो ये ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल की डेफिनेशन है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। अगर पूछते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल क्या होता है, तो ये एक तरीके का बुक है, कॉम्पैक्ट बुक है, ठीक है, एक स्मॉल, जैसे आप समझ सकते हो समरी बुक है, जिसमें कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का एम दिया रहेगा, अथॉरिटी दी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी रहेंगी और वेरियस पोजीशंस, उसके क्या क्या प्रोसेसेस है, ठीक है, क्या क्या प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको फॉलो करने हैं। तो यही सब आता है ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में, ठीक है। ये ईजी है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे कि अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आप अगर उसका मैनुअल उठा के देखोगे तो आपको उसके अंदर यही सब चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे सिर्फ हम उसे एक कन्फर्म बोलते हैं, एक फैक्चुअल डेफिनेशन में हम देख रहे हैं, बस उतना ही फ़र्क है। बाकी ये सब चीज़ें समझने के लिए आसान है, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बस पढ़ते जाना है, अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। मैनुअल्स कैन बी ड्राफ्टेड फॉर एंटायरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और फॉर सर्टेन डिवीजन विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन such as organizational goals and policies, job descriptions of important employees, organizational procedures, methods and rules are included in the organization manual. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में क्या क्या चीज़ें आती है। अगर आपको एग्जाम में, देखिए एग्जाम में आपको एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, 5 ऑप्शन रहेंगे, 5 में से 4 ऑप्शन इनमें से कोई रहेंगे, एक ऑड वन आउट रहेगा। पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कम इन द ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में गोल्स आता है, पॉलिसीज आते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ आता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स क्या है, मेथड्स क्या है, रूल्स क्या है, ठीक है, ये सभी आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, Organization manual can be broken up into following 4 sections: policy manual, operational manual, organizational manual and rules and regulations manual। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल है वो भी अलग अलग सेक्शंस में, 4 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होता है। एक होता है पॉलिसी मैनुअल, मतलब जिसके अंदर पॉलिसीज़ रहेंगी अपने ऑर्गेनाइजेशन की। दूसरा है ऑपरेशनल मैनुअल, जिसमें क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म रहेगी, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग ही ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है, फिर वो रॉ मटेरियल कहाँ से हम ला रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे फॉर्म में मिक्स करना है, या कुछ उसमें उसके अंदर क्या क्या वेदर उसके केमिकल रिएक्शन करने हैं या उसे मिक्स करना है, एक पर्टिकुलर फॉर्म में उसे स्ट्रक्चर करना ही हुआ था ऑपरेशनल मैनुअल में।
फिर ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल, सभी काम को हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, कौन क्या काम करेगा, ठीक है, कौन सा एम्प्लॉय किसे क्या ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। फिर चौथा है रूल्स एंड रेगुलेशन मैनुअल, तो ये सभी चीज़ें करने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, वो होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस मैनुअल में, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। और वन आउट मतलब 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन ये रहेंगे और एक 5वां जो ऑप्शन है वो अलग रहेगा, तो आपको वो टिक करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल नहीं आता, ठीक है। अभी देखते हैं एडवांटेजेस क्या है। देखिए हर एक चीज़ों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस रहते ही है, जल्दी से देखते हैं क्या है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझना है कि अगर इसके डिटेल में कुछ अगर क्वेश्चन पूछा कोई कॉन्सेप्चुअल तो आप आंसर दे पाओ। देखिए एडवांटेजेस क्या है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड मैनुअल के। मैनेजमेंट टूल, both organization chart and manual contain information about the structure and procedures authorities inside organization. As a result, the organization chart and manual are regarded as a essential component. मतलब आपके पास अगर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और मैनुअल रेडी रहेंगे तो आपको ज़रूर पता रहेगा कि क्या स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या क्या पोजीशंस है, किसे क्या अथॉरिटी है, ठीक है। फिर दूसरा है अवॉइडेंस ऑफ ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेट एक्टिविटीज़। ये हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, हम बता सकते हैं। देखिए अगर आपके पास चार्ट है और कोई काम अगर सेम दोनों डिपार्टमेंट्स या दोनों कोई भी एम्प्लॉय सेम काम करे तो ओवरलैपिंग होगा, डुप्लीकेट एक्टिविटीज़ होगी। वहाँ पे क्या होगा कि फ़ायदा तो होगा नहीं, लेकिन वेस्ट ऑफ लेबर होगा, वेस्ट ऑफ काम टाइम होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या मैनुअल है। तीसरा है रिजोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड मैनुअल both clearly show positions, authority relationships and procedures. As a result, they serve as an easily accessible resource for resolving organizational problems. Take for instance promotion, मतलब जब आपके पास चार्ट या मैनुअल रेडी रहेगा तो आपको पता रहेगा कि क्या क्या पोजीशंस ऑर्गेनाइजेशन में है, क्या क्या ऑथोरिटी रिलेशनशिप्स, मतलब अगर कोई सपोज मैनेजर है तो उसके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, उनके क्या क्या रिलेशनशिप्स है, मतलब उसको वो मैनेजर को क्या क्या वर्क के रिगार्डिंग कैसे कैसे ऑर्डर अपने सबऑर्डिनेट्स को देने हैं, क्या प्रोसीजर है, ये सब हमारे मतलब आइज़ के सामने क्लियर रहेगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना उसे हम अवॉइड कर सकते हैं या उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम फ्यूचर में होने वाला रहेगा तो चार्ट को देख के हमें पहले ही पता चलेगा कि यार ये पॉइंट पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसे रिजॉल्व किया जाए। फॉर एग्जाम्पल प्रमोशंस, देखिए प्रमोशंस भी ऐसी चीज़ है कि सभी को नहीं मिलते, जो अच्छे काम करते हैं या जो भी है मतलब प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, अच्छा काम कर उन्हीं को मिलते हैं, ठीक है। या अगर सीनियरिटी वाइज मिलता है तो एक टाइम के बाद मिलता है, तो ये सभी चीज़ें, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है ट्रेनिंग गाइड्स। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मैनुअल बोथ सर्व टू इवॉल्व वर्क दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन। एज अ रिजल्ट दे हैव पोटेंशियल टू सर्व एज अ मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा एंड उनके पास क्या क्या पोटेंशियल है और उस हिसाब से उनको कैसे ट्रेनिंग देना है, इसके लिए भी ये मदद करता है। रेफरेंस टू आउटसाइडर्स, because the organizational manual and chart clearly indicate the position, authority and responsibility. Outsiders who are unfamiliar with the organization may know very easily with whom they must interact for particular work and task. मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ एम्प्लॉय है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं, उसके इनसाइड काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ को कभी कभी कुछ काम के लिए आउटसाइडर्स के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसे कुछ काम करके लेने के लिए किसी वेंडर्स के साथ सपोज टाई अप करना पड़ रहा है या कोई आउटसाइड से हमें कुछ डील हुआ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो भी पता चलेगा कि कौन से आउटसाइडर्स है, वो कैसे काम कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों से कौन से ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स एंड मैनुअल से। ये थे एडवांटेजेस। अभी देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला डिसएडवांटेज है रिजिडिटी। The organizational functioning is made more rigid with help of charts and manuals. While the organization charts and manuals are being produced, there are several changes that takes place within organization. As a result, the incorporation of modifications requires some time. In addition, written papers have the power to move others to make changes. देखिए ये समझिए कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहे हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या मैनुअल रेडी रखते हैं तो ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट हम उसी को फॉलो करना होता है हमें, हर एक एम्प्लॉय को। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब या कंपनी हम चला रहे हैं तो ज़रूरी नहीं
एक फिक्स कुछ डेटा हमने फॉर्म किया, कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो फॉलो करने हैं, लेकिन कुछ एक वे टू फंक्शन हमने फॉर्म किया तो उसी को फॉलो करना नहीं, उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। तो अगर चार्ट रेडी रहेगा, मैनुअल रेडी रहेगा, तो वो रिजिडिटी हो जाएगी ना, रिजिड हो जाएगा, चेंजेस करना उसके लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि रिटन पेपर्स हैव द पावर टू मूव द अदर्स टू मेक चेंजेस। मतलब अगर हम रिटन पेपर्स मतलब राइटिंग में प्रपोजल देके या नोट बना के अप्रूव करके अगर हम चेंजेस लेके आते हैं तो इसमें वो पावर है कि चेंजेस लाने की। विलियम एच न्यूमैन, द सेलिब्रेटेड मैनेजमेंट ऑथर, सॉ क्वाइट सम टाइम बैक दैट द सैंक्टिटी ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स टेंड्स टूवर्ड्स इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड इंक्रीज डिफिकल्टी। देखिए इसका मीनिंग समझिए, ये इम्पॉर्टेंट है कि विलियम एच न्यूमैन ने क्या कहा था रिगार्डिंग दिस रिजिडिटी अबाउट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स एंड मैनुअल्स। द सैंक्टिटी मतलब एक तरीके से आप होली या पवित्रता ऐसा भी आप समझ सकते हो, जो प्रिंटेड वर्ड्स की जो प्योरिटी है ना, वो क्या करती है, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको रोकती है। मतलब वो इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करती है और वो डिफ़िकल्टी भी क्रिएट करती है अगर कुछ चेंजेस लाने हों, ठीक है। तो करना क्या है, अगर सपोज मतलब इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, रिजिडिटी। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, अ पार्शियली कंप्लीटेड पिक्चर। मतलब द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड मैनुअल only show a portion of a full picture of how organization operates. They only depict the official ties and operating procedures. To exert more effective control over the actions of the organization members, managers need to be familiar not only with the formal but also with the informal pattern of interaction. मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या मैनुअल देखते हो तो ये एक पार्शियल पिक्चर आपके सामने क्रिएट करता है कि इतने इतने आपको प्रोसीजर्स ऐसे से फॉलो करने हैं, लेकिन एक्चुअल वर्किंग जब आप स्टार्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, जो मैनेजर्स है उनको ना कि सिर्फ फॉर्मल वे में, मतलब फॉर्मली ना कि बट इनफॉर्मली भी उनको समझना है और अपने एम्प्लॉयज़ को वो पैटर्न्स बताने हैं कि कैसे वे में काम करना है। इनएडिक्वेट डिस्क्रिप्शन, an organization chart just illustrates the reporting linkages or who is responsible for what. The figure does not reveal the precise proportion of authority and responsibility that each person holds. As a result, the organization chart offers an inaccurate representation of authority. इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और मैनुअल है वो आपको सिर्फ कुछ ही डिस्क्रिप्शन देता है, एडिक्वेट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं देता। ऑब्वियसली आप अगर एक चार्ट ड्रॉ कर रहे हो तो आप उतनों से वो जो इतना छोटा डायग्राम रहेगा उसमें कितना ड्रॉ करोगे। या मैनुअल भी है, वो भी एक तरीके का कॉम्पैक्ट बुक है, वो डिटेल आपको नहीं बता पाएगा, ठीक है, कि एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन क्या है। फिर नेक्स्ट डिसएडवांटेज है पोटेंशियल फॉर साइकोलॉजिकल इश्यूज। द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में रिजल्ट इन पोटेंशियल साइकोलॉजिकल इश्यूज फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द चार्ट प्लेसेस इंडिविजुअल्स इन आइदर अ हायर और लोअर पोजिशन रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर अ फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी में अराइज which may be counterproductive to the development of team spirit. देखिए बेसिकली क्या होता है, जब आप चार्ट ड्रॉ कर रहे हो या आप मैनुअल किसी कंपनी का बना रहे हो तो आप हाई लेवल से लो लेवल के अथॉरिटी तक कौन कौन क्या क्या पोजीशन पे रहेगा वो आप दिखाते हो, ठीक है। तो उससे होता क्या है, जो सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है जो एम्प्लॉयज़ है जो कि लोअर लेवल में। देखिए हाई लेवल में अगर जो एम्प्लॉय है उनको तो हमेशा अच्छा ही लगेगा कि मैं हाई लेवल पे काम कर रहा हो, क्योंकि वो चार्ट में खुद को एक टॉप पोजीशन पे, वन ऑफ द टॉप पोजीशन पे पाएंगे। लेकिन जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ है उनमें मे भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल इशू क्रिएट करेगा। तो ये थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड मैनुअल। अभी देखते हैं सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। देखिए हमने पहले ही भी देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल एक तरीके का बुक है और चार्ट क्या है, एक तरीके का डायग्रामेटिकल फॉर्म है जिसमें हम फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑथोरिटी सब देखते हैं। तो ये आपके दिमाग में क्लियर रखिए कि चार्ट क्या है और मैनुअल क्या है। मैनुअल आप ऐसा समझिए एक बुक है जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। क्या क्या इंक्लूडेड है, गोल्स क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, मेथड्स क्या है, रूल्स क्या है, ठीक है। तो उसके एडवांटेजेस क्या है देखते हैं। बिकॉज ऑफ इट कंटेन्स रूल्स, रेगुलेशंस एंड वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, द ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल make it possible for employees to quickly learn various procedures and practices.
तो अगर एम्प्लॉयज़ के पास सब रूल्स रेगुलेशंस रेडी उनके सामने लिखे हुए हैं तो वो क्विकली लर्न कर सकते हैं, उससे समझ सकते हैं कि क्या प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस उनको फॉलो करने हैं। बिकॉज बोथ इंस्ट्रक्शंस एंड पॉलिसीज आर हेल्ड आउट इन एन अनडिज़ायरेबल मैनर, मेकिंग डिसीजंस इज़ मोर सिंपल एंड एक्सपीडियंट। मतलब अगर उनके सामने इंस्ट्रक्शंस और पॉलिसीज़ एक पर्टिकुलर फॉर्म में दिए हुए हैं तो उनको पता है, उनको डिसीजन लेना आसान रहेगा कि कौन से सिचुएशन में कैसा डिसीजन लेके काम करना है। ठीक है, ये है एडवांटेजेस। अभी देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल रिक्वायर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड अ लॉट ऑफ टाइम। ऑब्वियसली मैनुअल आपको बनाना है, रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स बनाने हैं, गोल्स बनाने हैं, पॉलिसीज बनाने हैं, तो इसीलिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही, टाइम भी ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा। देयर इज़ अ वेरी लिटिल रूम फॉर इनिशिएटिव एंड डिस्कशन ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल व्हेन देयर आर प्रीडिटरमाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अदर फैक्टर्स। मतलब ऐसे केस में जब ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल होता है तो इंडिविजुअली जो पार्टिसिपेंट्स है या कि जो, अगर आप समझ सकते हो, जो कि टॉप डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ है, उनका इंडिविजुअली जो विलिंगनेस रहेगा टू मेक दिस ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल वेल, ये लेस रहेगा। वो साथ में बैठ के बनाने का कोशिश करेंगे लेकिन इंडिविजुअली उनका योगदान थोड़ा, जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम रहेगा। तो ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। अभी देखते हैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है। द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, देखिए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में बेसिकली क्या होता है, देखिए समझिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया है वो पहले देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल प्रोफाइल, बेसिकली इसमें क्या क्या आता है। कल्चर मतलब क्या, कि क्या कल्चर बेसिकली फॉलो हो रहा है, किस टाइप का। इनोवेटिव, एग्रेसिव, रिजल्ट ओरिएंटेड, स्टेबल, पीपल और टीम ओरिएंटेड एंड डिटेल ओरिएंटेड। तो मतलब किस टाइप का कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है ये भी समझना ज़रूरी है। देखते हैं क्या है। द वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, बिलीफ्स एंड बिहेवियर्स that characterize and contribute to the organization's one of a kind social and emotional work environment are referred to as a organization's culture. Organization culture is also called as corporate culture. मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ है, ठीक है, क्या एटीट्यूड्स है लोगों के, एम्प्लॉयज़ के एज अ पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के, क्या क्या बिलीफ्स वहाँ पे है, कैसे बिहेवियर्स है, क्या दैट कैरेक्टराइज एंड कंट्रीब्यूट टू एन ऑर्गेनाइजेशंस सोशल एंड इमोशनल वर्क एनवायरनमेंट। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वहाँ पे एक एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, वहाँ पे क्या क्या बिलीफ्स है, वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के, ठीक है, उनके बिहेवियर्स कैसे है, उस पर डिपेंड रहेगा कि वहाँ पे कैसा वर्क एनवायरनमेंट है, सोशल है, इमोशनल है, ठीक है, उसे हम कॉरपोरेट कल्चर भी बोलते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो कैसे है। The organizational culture is one of a thing that is most difficult to change because it is unique to each company and is comprised of a both written and unwritten rules that have been developed over the course of time. देखिए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है ना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है चेंज करना। अगर एक बार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी ऑफिस के अंदर, ऑफिस समझने से ऑर्गेनाइजेशन समझो क्योंकि आपको एज अ होल आइडिया आएगा। एक बार वहाँ पे एक तरीके का कल्चर बिल्ड हो गया तो उसके बाद उसे चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के अंदर वो कल्चर ऑलरेडी अडॉप्ट हो जाता है और वही एनवायरनमेंट के अंदर वो लोग काम करते हैं। ये एनवायरनमेंट जो है, ये कल्चर जो है, वो कुछ रिटन या अनरिटन रूल्स से भी डेवलप होता है ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम। मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे एज़ पर वर्किंग कंडीशंस वहाँ के लोगों के कैसे एटीट्यूड्स हैं, वहाँ के लोगों के क्या क्या बिलीव्स हैं, कैसे उनके बिहेवियर्स है टुवर्ड्स ईच अदर, उनके क्या क्या वैल्यूज़ है, इन सभी चीज़ों पे फोकस करके एक कल्चर बनता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर या कॉरपोरेट कल्चर भी, और उसे चेंज करना डिफ़िकल्ट है। द अंडरलाइंग बिलीव्स, assumptions, values and modes of interaction that contribute to one of a kind social and psychological environment of an organization are what make up what is known as organization culture. Every organization has a company culture regardless of whether culture was intentionally cultivated. मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं, इनसाइड के लोग हैं, वहाँ उनके क्या क्या बिलीफ्स है, क्या क्या अजम्पशंस है, क्या क्या वैल्यूज़ है, ठीक है, वो कौन सी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उन मोड्स ऑफ इंटरेक्शन, वो एक दूसरे से किस वे में इंटरेक्ट करते हैं, फिर वो काम की तरफ कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सभी चीज़ें वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एक सोशल
एनवायरनमेंट या वहाँ के लोगों का साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और भले ही वहाँ पे एक तरीके का कल्चर जो हायर अथॉरिटी है या ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स है वो कल्टीवेट करे या बाय डिफ़ॉल्ट वो क्रिएट हो, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना कल्चर होता ही है। और वो कल्चर वहाँ पे एज द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ना, वो वहाँ पे डेवलप होता है। और एक बार वो डेवलप हो गया तो वो चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और वो कल्चर ज़रूरी नहीं कि कुछ रिटर्न्स वर्ड्स में हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिया है एग्जाम्पल कि कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर प्रोफाइल है। देखिए आगे आपको ये पॉइंट्स उन्होंने एलैबोरेट नहीं किए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एग्ज़ाम में आपको ये पूछ सकते हैं, तो ये आप थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए कि कौन से टाइप के कल्चर होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के प्रोफाइल के अंदर कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होते हैं। तो पहला क्या है, इनोवेटिव। देन क्या है, एग्रेसिव। देखिए इनोवेटिव मतलब कोई भी कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इनोवेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। वहाँ पे एम्प्लॉय को मतलब वहाँ के एम्प्लॉयज़ को इनकरेज किया जाता है कि आपके खुद के इनोवेटिव आइडिया यूज़ करके काम करो। फिर दूसरा कल्चर है एग्रेसिव। कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्रेसिव कल्चर होता है, उनको एग्रेसिवली बोला जाता है काम करो, मतलब जो बॉस रहता है, जो मैनेजर रहता है, वो एग्रेसिवली अपने एम्प्लॉयज़ को हैंडल करता है। तो एक बार अगर वहाँ पे वो कल्चर क्रिएट हो गया तो जब तक वो वहाँ पे है मैनेजर, उनको वही फॉलो करना है। दे कैन नॉट जस्ट कि अरे आप तो एग्रेसिवली बिहेव करें, नहीं। एक बार वहाँ पे वो कल्चर हो गया तो जब तक वो पर्सन वहाँ पे काम करे वो वैसा ही रहेगा। फिर रिजल्ट ओरिएंटेड। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में क्या होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपको ये रिजल्ट लाना है। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कहता है स्टेबल। वो स्टेबल रहते हैं, उनमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं रहता, जो भी है बैलेंस्ड वे में चलता है। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कहता है पीपल या टीम ओरिएंटेड, मतलब वहाँ पे लोगों को ज़्यादा वैल्यू दिए जाते हैं, टीम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, उनके वैल्यूज़ के बेसिस पे काम होता है। फिर नेक्स्ट है डिटेल ओरिएंटेड, मतलब वहाँ पे काम के डिटेल्स पे बेसिस पे वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट होता है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के टाइप्स। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। देखिए ये तो उनके थे प्रोफाइल, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोफाइल्स थे। अभी एक्चुअल टाइप्स उन्होंने दिए, लेकिन जो पहले अभी हमने डिस्कस किए वो उन्होंने यहाँ पे एलाबोरेट नहीं किए, तो वो आपको समझना ज़रूरी है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है। तो आप ये इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। There are primarily 4 distinct cultures that can be found within an organization. These are as follows. The clan culture. पहला है clan culture. The culture that has its foundation in its working together. Members have a lot in common with one another and have a perception that they are part of a large family that is very involved in the activities. An organization is held together by its commitments and traditions and leadership that takes the form of mentoring for its members. देखिए बेसिकली क्लैन कल्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो समझिए। वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को एज अ फैमिली की तरीके से देखा जाता है। मतलब वो ऑफिस में वो लोग एज अ एम्प्लॉय नहीं, एज अ लार्ज फैमिली वो समझते हैं, और वो एक दूसरे के परसेप्शंस को, एक दूसरे के एटीट्यूड्स को, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को वैल्यू देते हैं, एक दूसरे से कमिटमेंट करके काम करते हैं। वहाँ पे ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं, मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और फिर उनके बिलीव्स को, उनके परसेप्शंस को इम्पोर्टेंस देके वो ऑफिस में एज अ फैमिली के तरीके से काम किया जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, जो लीडरशिप रहती है, जो लीडर रहते हैं, वहाँ के जो आप समझो मैनेजर रहते हैं, वो उनके मेंबर्स को मेंटर करते हैं। मतलब वो एज अ बिग फैमिली मेंबर्स समझ के अपने एज अ, मतलब जैसे कि आपके फैमिली में है ना कोई भी एजड, मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है, वो कैसे अपने बच्चों को गाइड करते हैं, वहाँ पे एक तरीके का वैसा कल्चर होता है कि एक फैमिली के तरीके से देखा जाता है, और वो अपने एम्प्लॉयज़ को, सबॉर्डिनेट्स को गाइड करते हैं, मेंटरिंग करते हैं। तो ये है क्लैन कल्चर। दूसरा कल्चर है एडोक्रेसी कल्चर। ये कल्चर में क्या होता है, it is characterized by high level of energy and inventiveness. It is expected of leaders to be innovative and entrepreneurial. The employees are actively encouraged to take calculated risks. Experimentation with an emphasis on the individual ingenuity and freedom is primary means by which organization maintains its cohesion. मतलब एडोक्रेसी कल्चर क्या होता है, यहाँ पे एक हाई लेवल ऑफ एनर्जी और इन्वेंटिवनेस होता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे
एनर्जी की लेवल हमेशा हाई होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की, और हमेशा वो एम्प्लॉयज़ इन्वेंशन करके, खुद का इनोवेटिव दिमाग यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट आउटपुट दे, चाहे वो इनोवेटिव हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरल हो, ठीक है। द एम्प्लॉयज़ आर एक्टिवली एनकरेज इन कैलकुलेटेड रिस्क, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके काम करने के लिए एनकरेज किया जाता है, उनको एक्सपेरिमेंट करके भी काम करने के लिए एनकरेज किया जाता है, जिसमें वो इंजेन्युटी मतलब खुद का स्मार्टनेस, खुद का स्मार्ट दिमाग यूज़ करके, और थोड़ा फ्रीडम मतलब एक रिस्क लेने के लिए एक फ्रीडम लेके वो अपना काम बियॉन्ड द लिमिट्स जाके इनोवेटिव दिमाग काम करके मतलब यूज़ करके काम करे। तो ये आता है एडोक्रेसी कल्चर। तो कुछ कुछ ऑफिसेस में, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर फॉलो किया जाता है। तीसरा है कल्चर ऑफ द मार्केट। दिस कल्चर इज फाउंडेड अपॉन कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द मार्केट एंड परस्यूट ऑफ टेंजिबल सक्सेस। The focus is on achieving goals and the leaders are known to be strict and demanding. The organization members are all working towards a same objective, which is to achieve an edge over all their competitors. Market share and profitability are primary factors that determine value. इसका मतलब क्या है कि कोई कोई ऑर्गेनाइजेशंस में मार्केट कल्चर फॉलो होता है, मतलब मार्केट में फ़िलहाल क्या चल रहा है, किस चीज़ का डिमांड है, ठीक है, फिर क्या क्या कॉम्पिटिटर्स क्या काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से खुद के भी गोल्स सेट करना, फिर अपने मार्केट शेयर क्या है, कैसे प्रॉफिट किया जाए, ये सभी चीज़ों पे फोकस्ड अगर कल्चर हो तो उसे कहते हैं कल्चर ऑफ मार्केट, ठीक है। को कुछ कुछ ऑफिसेस में ये फॉलो होता है। चौथा है हायरार्की कल्चर। दिस कल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एम्फेसिस ऑन हायरार्की एंड कंट्रोल. The atmosphere at the work is very formal and there are stringent protocols established by the institution to provide direction. A culture that places an emphasis on productivity and predictability is conducive to leadership because it requires organized coordination and monitoring. इसका मतलब क्या है कि हायरार्की कल्चर मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, हायर डेजिग्नेशन से लोअर डेजिग्नेशन तक स्ट्रिक्टली काम फॉलो होता रहेगा। वहाँ पे कुछ कल्चर फॉलो बेसिकली नहीं होता। जो हाई लेवल अथॉरिटी है वो अपने बिलो लेवल के जो एम्प्लॉय है उनको स्ट्रिक्टली कुछ ऑर्डर देंगे, कुछ डायरेक्शन देंगे और स्ट्रिक्ट फॉर्मल वे में वहाँ पे काम चलेगा, तो उसे कहते हैं। और उस पर प्रोडक्टिविटी पे और प्रेडिक्टेबिलिटी पे एम्फेसिस किया जाएगा कि कितना कौन सा एम्प्लॉय कैसा क्या प्रोडक्टिविटी दे रहा है, क्या आउटपुट दे रहा है, ठीक है। उस पर मॉनिटरिंग होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। तो ये सभी आता है हायरार्की कल्चर के अंदर। तो ये है 4 मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। क्या है स्टूडेंट्स? क्लैन कल्चर, एडोक्रेसी कल्चर, कल्चर ऑफ मार्केट एंड हायरार्की कल्चर। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है या कोई भी इनमें से एक कल्चर के अंदर का भी आपको पूछते कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप अभी बिंदास इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हर एक कल्चर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाम से ही पता चलता है ऑथोरिटी मतलब किसे क्या ऑथोरिटी दी है, टू प्रोवाइड डायरेक्शन, टू गिव ऑर्डर्स। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो एम्प्लॉय जिन पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिनको काम करना है, जिनको काम फॉलो करना है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक जॉब, function or situation, the term authority refers to the formal, institutional or legal power that gives holder of the job, function or position the ability to successfully carry out the responsibility associated with that job, function or position. इसका मतलब क्या है कि ऑथोरिटी क्या होता है? कोई भी जॉब, फंक्शन या सिचुएशन के अंदर ऑथोरिटी क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन को वो जॉब करने के लिए, वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या पोजीशन हेल्ड करने के लिए एक पावर दिया जाएगा। एक फॉर्मल पावर, इंस्टीट्यूशनल पावर या आपको उसको लीगल पावर भी बोल सकते हैं कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने नीचे काम करने वाले लोगों को कुछ डायरेक्शन, कुछ ऑर्डर देगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि कौन सा एम्प्लॉय क्या काम किस वे में करेगा। तो उसी को कहते हैं ऑथोरिटी। ये वर्ड हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पे आपको एक फिक्स वे में, एक डिफाइंड वे में यहाँ पे समझना है कि ऑथोरिटी होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। और सबऑर्डिनेट्स ड्यूटी इज़ नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज़ डिलीगेटेड टू देम बाय हीज और हर सुपीरियर। मतलब सबऑर्डिनेट्स ड्यूटी मतलब जो मैनेजर के नीचे, जो नीचे काम करने वाले लोग हैं ना, वो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है बाय हीज और हर सुपीरियर, मतलब उनके मैनेजर या उनसे इमीडिएट हायर जो अथॉरिटी है वो उनको कुछ
रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, कुछ काम देगा कि ये काम आपको ऐसे ऐसे वे में परफॉर्म करनी है, उसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी, अ सुपीरियर हैज़ अ लीगल राइट टू इशू कमांड्स टू दोज अंडर हिज और हर सुपरविजन। जो सुपीरियर होता है, जो हाई लेवल अथॉरिटी है, उसे उसके नीचे काम करने वाले लोगों को कमांड्स देना और उन पे सुपरवाइज करना इसका लीगल राइट होता है। द पोजिशन ऑफ द बॉस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरी फैक्टर दैट इन मोस्ट केसेस डिटरमाइंस हु हैज़ द अथॉरिटी। तो बॉस वो ही होता है जिसको कुछ अथॉरिटी दी जाती है काम करवाने के लिए अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ से। और सुपीरियर कैन गिव हिज सबऑर्डिनेट द अथॉरिटी टू डू समथिंग अंडर हिज सुपरविजन। तो जो सुपीरियर है, जो बॉस है, उसके सुपरविजन के अंडर उसके सबऑर्डिनेट्स को काम करने की, ऑर्डर देने की अथॉरिटी किसे रहती है? सुपीरियर को। द चेन ऑफ कमांड मूव्स फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक चेन ऑफ कमांड चलती है। ऑथोरिटी कैन बी डिफाइंड एज अ लेजिटिमेट पावर दैट एन इंडिविजुअल और ग्रुप पजेस ओवर द अदर इंडिविजुअल। मतलब एक तरीके की लीगल पावर, लेजिटिमेट पावर दी जाती है किसी एक इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कि वो उनके नीचे काम करने वाले लोगों से काम करवा के लिए, इसी को कहते हैं ऑथोरिटी। बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अभी देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। अ सबऑर्डिनेट इज ऑब्लिगेड टू हीज और हर सुपीरियर ऑथोरिटी टू कंप्लीट द टास्क दैट हैव बीन डेलीगेटेड टू देम। जो सबऑर्डिनेट रहता है, जो लो लेवल का एम्प्लॉय रहता है, मतलब जो बिलो काम करने वाला एम्प्लॉय है, बिलो अथॉरिटी, तो उसका काम क्या है कि जो उसको हायर डिजिग्नेशन के जो उसका बॉस है, उसे जो ऑर्डर मिला है वो काम कंप्लीट करना, वो टास्क कंप्लीट करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इज एन आउटकम ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इन विच सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट्स एन ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट हैव बीन डेलीगेटेड टू हिम। इसका मतलब क्या है? जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, मतलब जो बॉस और उसके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट करता है कि जो उसको उसके सुपीरियर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है काम करने की, वो उसे अच्छे से कंप्लीट करेगा। ही इज़ ऑब्लिग्ड, मतलब उसे वो कंप्लीट करना ही है काम। जिस काम जो मतलब जो ऑफिस में काम करने का उसको जो ऑर्डर मिलता है वो उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करना ही है, उसके लिए वो ऑब्लिग्ड है। ठीक है, उसके लिए वो बाइंडेड है। ही कैनॉट रिफ्यूज़ कि मैं ये काम नहीं करूँगा, नहीं, उसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ठीक है, द सबऑर्डिनेट कैनॉट डिलीगेट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनीवन एल्स। और अगर किसी एम्प्लॉय को, सबऑर्डिनेट को, अगर उसके बॉस से ऑर्डर मिले कि आपको ये काम करना है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को पास नहीं कर सकता। अगर उसको वो काम करने की ऑर्डर मिली है तो वो काम उसी को कंप्लीट करना है। द चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मूव्स फ्रॉम द सबऑर्डिनेट टू द सुपीरियर पोजिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इट मीन्स मेकिंग अ मॉरल कमिटमेंट टू कंप्लीट वर्क दैट हैज़ बीन अलॉटेड। मतलब एक बार किसी सबऑर्डिनेट को ऊपर से ऑर्डर मिला कि आपको ये काम करना है, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो उसका एक तरीके का मॉरल कमिटमेंट हो जाता है टूवर्ड्स हिज सुपीरियर, टूवर्ड्स हिज बॉस, की वो पर्सन वो जो अलॉटेड काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको अच्छे से कंप्लीट करके देगा। ठीक है, तो ये है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखते हैं रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के बीच का, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अ सुपीरियर हैज़ द अथॉरिटी or the right to give orders and instructions to his subordinates in order to get things done. This right is known as authority. मतलब और सुपीरियर को क्या दी गई है? अथॉरिटी, एक तरीके का राइट दिया गया है कि वो ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस देगा अपने नीचे काम करने वाले लोगों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, ताकि काम कंप्लीट किया जाए। ठीक है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट रिफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज प्लेस्ड ऑन द पर्सन बिकॉज ऑफ द डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी। मतलब उनको जो काम दिया गया है उनके सुपीरियर से, वो उससे अच्छे वे में कंप्लीट करके रिजल्ट देंगे। तो ये किसके चीज़ के अंदर आता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। द ऑब्लिगेशन दैट रेस्ट on the shoulders of subordinate to carry out the duty to the best of his or her ability is the another aspect of responsibility. It results from hierarchical structure of superior and subordinate. Obviously वही वो चीज़ें बार बार रिपीट कर रहे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वो काम अच्छे से कंप्लीट करके देना है। It is possible to delegate authority but responsibility cannot be passed to another party. The chain of command moves downwards. It is always possible for superior to delegate some of his authority to his subordinates, but he cannot absolve himself of the responsibility or obligation to carry out his duties.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट। शायद ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि जो अथॉरिटी है वो पास की जा सकती है किसी दूसरे की तरफ, मतलब कोई दूसरे एम्प्लॉय की तरफ, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट कैन नॉट बी पास टू अनदर पार्टी। इसका मतलब समझिए, अगर सपोज, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे बैंक में सपोज अगर अपना जो ब्रांच मैनेजर है, ठीक है, वो छुट्टी पे है, तो उसकी अथॉरिटी कोई भी टेम्पररीली सर्विस मैनेजर या कोई दूसरा ऑफिसर, ठीक है, उनके इमीडिएट नेक्स्ट लो लेवल पे जो रहेगा, या कोई दूसरे ऑफिसर या मैनेजर को दी जाती है। तो वो क्या है, यहाँ पे हम अथॉरिटी पास करें एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। लेकिन अगर सपोज ब्रांच मैनेजर ने किसी को काम दिया, ठीक है, कोई भी उसके एम्प्लॉय को, अगर वो छुट्टी पे है तो वो पास करेगा। लेकिन अगर उसको जो एम्प्लॉय को काम दिया है और एम्प्लॉय ने अगर कल बोला कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, ये काम किसी और को दे दो, मतलब जो मैनेजर का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, सपोज किसी क्लरिकल पर्सन को उन्होंने बोला कि आपको ये काम करना है, तो वो पर्सन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको दी है वो उसे पास नहीं कर सकता। जिस पर्सन को जो काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है फ्रॉम हायर अथॉरिटी, उसे को ही वो काम कंप्लीट करना है। इट कैन नॉट बी पास टू अनदर पार्टी अनलेस एंड अनटिल हायर अथॉरिटी से ऑर्डर आए, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा पूछा जा सकता है कि अथॉरिटी पास की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पास की नहीं जा सकती, ठीक है। एंड द चेन ऑफ द कमांड मूव्स डाउनवर्ड, हमेशा जो कमांड है वो ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी तक ही आएगी। और इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल फॉर द सुपीरियर टू डिलीगेट सम ऑफ हिज अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि अभी सुपीरियर अगर नहीं हो तो वो अपनी कुछ अथॉरिटी अपने जो सबऑर्डिनेट से नीचे काम करने वाले लोग हैं उनको दे दे, लेकिन जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता, ठीक है। द इंडिविजुअल सुपीरियर इज़ वन ऑफ द होम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ओन, मतलब सुपीरियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिससे जो काम करने के लिए बोला है उससे वो काम करवा के लेना। एज अ रिजल्ट अ सबऑर्डिनेट कैन नॉट गेट आउट ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय पासिंग सम ऑफ देयर अथॉरिटी डाउन टू द अनदर सबऑर्डिनेट बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज नेवर ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली, इट कैन नेवर बी डिलीगेटेड। मतलब क्या है कि सबऑर्डिनेट अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों को पास नहीं कर सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, जिसको वो जो काम करने बोला है उसी को वो काम करना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नेवर ट्रांसफर्ड हॉरिजॉन्टली, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसे कभी भी हॉरिजॉन्टली ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, मतलब ना उसे लो लेवल उसके नीचे काम करने वाले लोगों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ना हॉरिजॉन्टली, मतलब सेम डेजिग्नेशन के लेवल को भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। उसे जिसे बोला है उसी को वो काम कंप्लीट करना है। The relationship between authority and responsibility is very close. Equal treatment ought to be given to both. A subordinate will only be accountable for the responsibility associated with the authority that has been delegated to him. मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस सबॉर्डिनेट को दी गई है वो उसके लिए अकाउंटेबल है, ठीक है, तो उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने की। देखते हैं आगे सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी क्या है। देर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, कौन से कैसे टाइप के अथॉरिटी रहते हैं वो देखते हैं। पहला है लेजिटिमेट अथॉरिटी। दिस टाइप ऑफ पावर टिपिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेटस को एंड कल्चरल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस दैट गवर्न आवर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। As a result, the position is accepted by the people being legitimate. The social institution of a private property is a primary contributor to the formation of the status of a private company. In the realm of politics, this right derives from the political system known as representative government. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो लेजिटिमेट अथॉरिटी है वहाँ पे लीगली आपको वो पोजीशन दी जाती है वो काम करने की, ठीक है, एक लीगली आपको पावर दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, राइट दिया जाता है कि आप वो अथॉरिटी वो डेजिग्नेशन होल्ड करो और उसे परफॉर्म करो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी को कहते हैं लेजिटिमेट, मतलब एक लीगली आपको पावर दिया जाएगा। तो कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, वहाँ पे क्या होता है कि उनको एक लीगल अथॉरिटी दी जाती है वो काम करने की, वो काम करवा के लेने की, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है कोएर्सिवनेस।
It is based on the ability of one person to instill fear in another person and is founded on the subordinate's expectation that punishment will be met for not agreeing or complying with the superior orders or beliefs. It is derived from the ability of one person to instill fear in another person. देखिए इसका मतलब क्या है कि ये कोएर्सिवनेस टाइप के अथॉरिटी में ना जो अपने नीचे काम करने वाले लोग हैं उनके दिमाग में एक तरीके का फियर, एक तरीके का डर बिठाया जाता है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा। तो इसकी वजह से होता क्या है, वो एम्प्लॉयज़ वो काम अच्छे से फटाफट कर लेते हैं और उसमें क्या होता है कि सुपीरियर का ऑर्डर उनके लिए एक फाइनल रहता है, उनको वो एग्री करना ही पड़ता है जो भी बिलीफ्स है, और एक तरीके का फियर वहाँ पे बिठा देते हैं। तो वो होता है कोएर्सिवनेस के अंडर। तीसरा टाइप है रिवॉर्डिंग ऑथोरिटी। When compared to the power of coercion, the power of reward is more desirable. This results from the fact that some individual possess ability to reward you, purchasing position which has a low position power, which might be able to use considerable influence from their ability to either speed up or delay the delivery of essential spare part. In a similar vein, professors at the universities have significant power to award you, as they can award you or withhold higher grades. Permitting company paid vacations is the another example of awards. देखिए पहला टाइप हमने क्या देखा था, लेजिटिमेट, मतलब लीगली आपको पावर दिया जाता है, एक अथॉरिटी दी जाती है कि वो काम अपने सबऑर्डिनेट से करवा के लो। दूसरे में क्या था, कोएर्सिवनेस, मतलब फोर्स लगा के, वहाँ पे डर दिखा के, पनिशमेंट का डर दिखा के काम करवा के लो। तीसरा टाइप का अथॉरिटी आता है रिवॉर्डिंग अथॉरिटी। ये कोएर्सिवनेस के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। यहाँ पे आपको रिवॉर्ड दिया जाता है अगर आप अच्छे से काम करें इंडिविजुअल्स को। तो इससे होता क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा स्पीड से अच्छे से काम करके डिज़ायर रिजल्ट्स लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनी में क्या होता है कि आपको पेड वेकेशंस दिए जाते हैं, कि जैसे कि अगर कोई भी डिवीजन ने अच्छा काम किया, उन्होंने टारगेट सेट किया, तो उनको एक तरीके का पेड वेकेशन, उनको वेकेशन पे भेजा जाता है किसी फॉरेन कंट्री में सपोज घूमने के लिए, या कुछ भी उनको एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आता है रिवॉर्डिंग अथॉरिटी के अंडर। ओके, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा एनकरेजमेंट से, ज़्यादा एनर्जी से काम करते हैं क्योंकि उनको वो रिवॉर्ड चाहिए रहता है। ठीक है, फोर्थ अथॉरिटी है एक्सपर्टाइज। दिस रिफर्स टू द पावर दैट कम्स फ्रॉम हैविंग नॉलेज, एबिलिटी एंड एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। बिकॉज सुपीरियर्स आर इन अ पोजेशन ऑफ दिस नॉलेज, subordinates strive to acquire it and carry out their instructions. Due to high reward in which their specialized knowledge is held, the professionals such as doctors, lawyers, university professors can build significant influence over a people around them. इसका मतलब क्या है यहाँ पे जो सुपीरियर्स है ना वो फील्ड में एक्सपर्ट रहते हैं, एक्सपर्टाइज रहते हैं। तो जो एक्सपर्ट्स रहते हैं उनके ऑर्डर्स, उनका नॉलेज ही फॉलो करके वहाँ पे काम चलता है। मतलब उनके ऑर्डर्स वैसे ही वे में हमें फॉलो करने रहते हैं। फॉर एग्जांपल्स डॉक्टर्स है, तो डॉक्टर्स क्या है, वो एरिया में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल का एक ऑर्गेनाइजेशन देखो जो कि हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर्स एक्सपर्ट है, तो वहाँ पे किसकी चलेगी, डॉक्टर्स की चलेगी, उनके सजेशन। ठीक है, वो कैसे ऑपरेशन करेंगे वो, या वो कौन से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, तो वहाँ पे एक्सपर्टाइज की अथॉरिटी चलती है। लॉयर्स, ठीक है, अगर आपको कोर्ट में केस ये करनी है, फाइल करनी है, तो वहाँ पे लॉयर्स ही एक्सपर्टाइज रहते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या आती है एक्सपर्टाइज अथॉरिटी के अंदर। और फिर नेक्स्ट क्या है रेफरेंट अथॉरिटी। द रिकग्निशन ऑफ अ पर्सन्स फेथ एज अ लीडर who is held in a high esteem, admiration and often imitation by those who are subordinate to them is the foundation upon which referent power is built. मतलब यहाँ पे जो रेफरेंट जो अथॉरिटी रहता है, जैसे कि कोई भी पर्सन जिसका वहाँ पे रेफरेंट है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक पर्सन ये टाइप का जो अथॉरिटी है वो आप एक कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा आपको देखने मिलेगा। कि जैसे कि कोई भी एक पर्सन है जिसने वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, उसके कुछ बिलीफ्स है, उसका कुछ फेथ है, उसके कुछ हाई एडमायरेशंस है जिसके बेसिस पे वो कंपनी उसने फॉर्म की, तो उसी के रेफरेंस पे बेस्ड वो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा वर्किंग चलेगा। वहाँ पे अपना खुद का इनोवेटिव नहीं रहेगा, उसका जो रेफरेंट अथॉरिटी है जिसका मेन प्रिंसिपल्स पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है, उसी को कहते हैं रेफरेंट अथॉरिटी। तो स्टूडेंट्स ये थे सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी
कि क्या क्या सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी है। 5 है लेजिटिमेट अथॉरिटी, कोर्सिवनेस, रिवॉर्डिंग अथॉरिटी, एक्सपर्टाइज एंड रेफरेंट अथॉरिटी। सो आगे के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी क्या रहते हैं, फॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहते हैं, की इश्यूज़ क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, और फिर आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जो कि है अप्रोचेस टू चेंज मैनेजमेंट, जिसमें हम ल्यूइस चेंज मैनेजमेंट मॉडल देखेंगे, मैकिन्स्की सेवेरेस मॉडल देखेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे स्टूडेंट आगे आने वाले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आपका एग्ज़ाम से पहले पोर्शन कवर हो जाए, लेकिन हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिस स्पीड से हम लेक्चर्स दे रहे हैं उसी स्पीड से आप भी पोर्शन कवर कीजिएगा, तुरंत रिवीजन कीजिएगा। अगर आपको फुर्सत से टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई करने, तो जब भी जहाँ पे जैसे भी आपको टाइम मिले आप एटलीस्ट कान में वॉच डाल के वीडियो सुनिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे, और जब भी वीकेंड में आपको टाइम मिलेगा बुक से रिवाइज कर लो, ठीक है। सो लाइक कीजिएगा हमारे लेक्चर को अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।